दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। वाराणसी के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने हड़पी बुजुर्ग ब्राह्मण से 50 करोड़ की जमीन। पत्नी ने कोर्ट में अर्जी दी तो पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अब से 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मंच से क्या कहा था कि 64,000 एकड़ जमीन को हमने समाजवादी पार्टी के माफिया से मुक्त कराकर गरीबों को दी। अखिलेश यादव ने कहा कि भैया जिला का नाम बता दो, कहा कितना है जो जमीन तुमने समाजवादी पार्टी के जो दबंग है उनसे आपने लिया है। उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से खबर आई है कि एक बुजुर्ग बीमार लाचार ब्राह्मण दंपत्ति जो कि रिटायर्ड शिक्षक है, उसकी जमीन भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष ने धोखे से हड़प ली। इसकी एफआईआर उसकी पत्नी ने करवाने की कोशिश की, लेकिन तमाम अधिकारियों के पास गुहार लगाने के बाद भी दर्ज नहीं हो पाई। जब उन्होंने कोर्ट में रुख किया तो कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद वाराणसी, उसके आसपास और उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज हो जाएंगे क्या? और अगर वे नाराज हो जाएंगे तो क्या इस नाराजगी का असर उत्तर प्रदेश के होने वाले 2027 के चुनाव में पड़ेगा क्या? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमेशा आरोप लगते रहे कि वो ब्राह्मणों के खिलाफ या ब्राह्मणों पर दमन का काम करती है सरकार के द्वारा, उनके अधिकारी। तो ये जो मामला सामने आया है अभी, क्या इस मामले में भी अब उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा? और अगर नाराज हो जाएगा तो क्या वो अपनी नाराजगी 2027 के चुनाव में दिखा सकते हैं? देखिए राज कपूर जी, ये बनारस की घटना बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के दावे पर बहुत बड़ा सवाल उठाती है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश का कोई सामान्य जिला होता तो कोई बात नहीं करता। ये प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, और यहाँ पर आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पर। सुरेश सिंह नाम है इनका। अच्छा, सुरेश सिंह पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं कि इन्होंने एक शिक्षक मिश्रा जी, जिनकी उम्र 65 साल है, जो इस वक्त फिलहाल किडनी की बीमारी से बुरी तरह से पीड़ित हैं, उनकी हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस होती है, और इनकी पत्नी ने जो एफआईआर में लिखवाया है उसको पढ़ने के बाद पहले ये कहा गया मीडिया रिपोर्ट्स में कि मिश्रा जी का 65 साल के शिक्षक हैं, मिश्रा जी रिटायर हैं, उनका कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने ये अपने भतीजे के नाम, विशाल के नाम पे सारी जमीन कर दी है। अच्छा, लेकिन जब उनकी पत्नी की एफआईआर सार्वजनिक हुई तो पता क्या चलता है जी कि मिश्रा जी का एक पुत्र है। अच्छा, और पुत्र जो है वो मुरादाबाद में डॉक्टर है। जिसका बेटा डॉक्टर होगा, इकलौता बेटा, वो अपनी जमीन क्यों अपने भतीजे के नाम पे करेगा गिफ्ट? उनकी पत्नी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ खेल हुआ अप्रैल के महीने में। उनके रिश्ते में एक भतीजा लगता था, विशाल मिश्रा, क्योंकि पति को डायलिसिस हो रही थी तो उनका ड्राइवर, और एक गांव का लड़का और उनके पति को डायलिसिस कराने ले जाता था। लखनऊ, बनारस में एक गैलेक्सी हॉस्पिटल है,
रोहनिया से उसकी दूरी जो है, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ, सब कुछ को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, तो रोहनिया से गैलेक्सी हॉस्पिटल की दूरी मेरे हिसाब से 6-7 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। अच्छा। तो स्वाभाविक है, बुजुर्ग पत्नी है, उनका नाम प्रमिला मिश्रा बताया जा रहा है, और उनके पति को लोग लिवा के गए। होता क्या कि जब डायलिसिस होती है उसके बाद आदमी थोड़ा सा, जिसकी डायलिसिस होती है उसको थोड़ा अर्धचेतना अवस्था में रहता है। तो इन लोगों ने कहा, विशाल मिश्रा ने, उनके ड्राइवर विशाल मिश्रा, उनका ड्राइवर रवि उपाध्याय ने कहा कि चाचा चलिए आपका आयुष्मान कार्ड बनवा देते हैं, ताकि आपको 5 लाख रुपए तक का डायलिसिस वगैरह सब फ्री हो जाएगा। ठीक है। और ये बना के उनको ले गया गंगापुर में, रजिस्ट्री ऑफिस होती, गंगापुर एक जगह है वहां पे रजिस्ट्री होती, उनके यहाँ लेके चला गया। ठीक है। वहां जाके एक छोटे हिस्से का जमीन का बैनामा कराया किसी नीतीश राय के नाम से, और बाकी जो इनकी 65 बीघे जमीन थी उसका बनवा लिया कि ये जो शिक्षक है मिश्रा जी, इन्होंने अपने भतीजे विशाल मिश्रा को दान दे दिया। तो इनका नाम है, प्रार्थनी का जो नाम है प्रमिला मिश्रा, इनके पति का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा जी। सप्ताह में 2 बार डायलिसिस होती थी। अब विशाल, और जब उनके पति उस दिन घर आए तो बोले, रात को जब होश आया, कहे आज जो है विशाल हमको लिवा के गया था और हमारा अंगूठा लगवाया, कई जगह कागज पे सिग्नेचर करवाया, कहा आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बन जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो उनकी पत्नी ने उसी रात फोन किया जी अपने भतीजे विशाल को और ड्राइवर को, उसमें किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर जब उन्होंने अपने बेटे को जानकारी दी, डॉक्टर, जो उनका बेटा अभिषेक मिश्रा नाम बताया जा रहा है उनके बेटे का, और ये लोग जब गए पता किए तो ये पता चला कि भैया इनकी पूरी जमीन वो जो है विशाल मिश्रा ने ये कागज बनवा लिया था कि वो दान में विशाल मिश्रा को दे दिया, उन्होंने नाम कर दिया। और सुनिए मजेदार खेल, और जो टाइमिंग है कि रात को 11:30 बजे करीब उसके नाम पे जमीन होती है, और उसके बाद वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह के नाम पे वो जमीन उनको बेच देता है। ठीक है, पहले दान में लिया और दान में लेके सुरेश सिंह को बेच दिया। इसमें कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ की जमीन, ऐसा दावा किया जा रहा है मीडिया में, सुरेश सिंह ने कौड़ियों के दाम पे 70 लाख रुपए में खरीदी है। सोचिए, पूरी 50 करोड़ की जमीन 70 लाख में, ये दावा किया जा रहा है। अभी पूरा तथ्य सामने नहीं आया, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट जब सामने आएगा, और इस वक्त रात को हम सुरेश सिंह से बात नहीं कर सकते हैं। तो जब ये, और उसके बाद ये घटना अप्रैल की है, अप्रैल में उनका बेटा शिक्षक जो मिश्रा जी, उनका बेटा और उनकी पत्नी पुलिस अधिकारियों से मिलते रहे, उनको चिट्ठी लिखते रहे, कहीं FIR दर्ज नहीं हुई। ये अप्रैल का मामला है। फिर वो लोग कोर्ट में गए, बनारस की CGM कोर्ट ने डॉक्यूमेंट, CGM साहब ने सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, कहे ये तो पूरी तरह फर्जरी, इनके साथ फ्रॉडगिरी की गई है। क्योंकि ये आप सोचिए कि आपका इकलौता बेटा है, आप उसकी जगह छोड़ के आप अपने भतीजे के नाम से, वो भी सगा भतीजे नहीं, पटीदारी का भतीजा, उसके नाम आप कर देंगे। और अच्छा, आज ही जमीन, और सुनिए, और वो भतीजे के नाम जमीन हुई, और जमीन मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उसने वो सौदा कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह के नाम। तो सुरेश सिंह तो ये कह रहे हैं, उनका मीडिया में बयान छप रहा है कि भाई मैंने तो उनके भतीजे से जमीन खरीदी, अगर भतीजे ने चाचा से फ्रॉड किया, इससे हमारा क्या लेना देना। लेकिन कोर्ट ने इस मामले में रजिस्ट्री विभाग के उपनिबंधक एक बाबू और सुरेश सिंह समेत उनके भतीजे, उनके ड्राइवर और भी कई लोगों को मिला के 10 लोगों पर FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। अब वृद्ध महिला, ब्राह्मण, वृद्ध, वो बेचारा 65 साल का, डायलिसिस हो रही हफ्ते में 2 बार, सोचिए क्या स्थिति होगी।
कितना बड़ा सदमा लगा होगा परिवार को। और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। भाई जिन डॉक्यूमेंट्स को देखकर कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, उन डॉक्यूमेंट्स को देख जो उन्होंने रजिस्ट्री भी की थी बकायदे, एफआईआर की एप्लीकेशन रजिस्ट्री में एसीपी को, डीसीपी को, बनारस के पुलिस कमिश्नर को भी भेजा था। वकील ने पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तब वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस डॉक्यूमेंट्स को देखते ही तुरंत आदेश कर दिया। इसका मतलब ये है कि पुलिस मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल योगी आदित्यनाथ जी से है कि योगी आदित्यनाथ जी पहले ये बताइए, आप दूसरी पार्टियों पर तो बड़ा आरोप लगाते हैं, यहाँ तो आरोप लगा, कोर्ट ने कुछ सोच समझ के तो माना होगा ना कि शिकायत में कुछ दम होगा तभी ना एफआईआर दर्ज कराने का आदेश देगा, कि कोर्ट ऐसा आदेश कर देगा। और ये अब एफआईआर दर्ज हो गई, अब देखते हैं किस दिन इसमें कार्रवाई होती, क्या होती है। और इससे देखिए आप 3-4 घटनाएं देख लीजिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य थे उपेंद्र नाथ शुक्ला, जो बाद में और उनकी डेथ हो गई 2018 में। वो गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जब उपचुनाव हो रहा था, उससे लोकसभा का उपचुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। बाद में उनकी तबीयत खराब हो, उनकी डेथ हो गई। उनकी पत्नी की, उनकी बेटे की इतनी उपेक्षा हुई योगी सरकार में कि उनकी पत्नी ने भाजपा छोड़ दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, और अपने पति के साथ जो व्यवहार किया गया उससे दुखी होकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो वहां चुनाव हार गई, बात ठीक है, लेकिन उनका बेटा अरविंद शुक्ला ने एक पोस्टर लगवाया था, एक बैनर लगवाया था गोरखपुर में। उसने अपना नाम लिखा था कि राम नाम जपना, चढ़ावे का माल अपना। उस पोस्टर पे शांति भंग और उसके बाद बहस होती है। उनको, अरविंद शुक्ला को, एक मौर्या प्रिंटर को और एक निषाद जो कि उस होर्डिंग को लगाने गया था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में आज पोस्टर लगे जी, हजारों की संख्या में होर्डिंग बैनर लगे, लिखा था मुंह में राम मन में बाबर, और पीछे फोटो है दिल में बाबर, और उसमें फोटो लगी थी उस होर्डिंग पे शिवपाल सिंह यादव की, अखिलेश यादव की और राम गोपाल, मुलायम सिंह की फोटो कहीं कहीं थी। हाँ, और उसमें कहीं पे भी नाम नहीं। आप सोचिए। दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मण बेटी को किस तरह मारा गोरखपुर में शुक्रवार के दिन, और पुलिस वहां तमाशा देखती रही। और बड़ी हल्की धाराओं में पहले दिन मुकदमा दर्ज होता शुक्रवार के दिन, पिछले शुक्रवार की घटना है। जब वो वीडियो वायरल होता है उसके बाद उस लड़की ने तमाम मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिया। समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच गए तो रात को, संडे के दिन रात को, जिस मुख्यमंत्री जहां हफ्ते में 3 दिन रहते हैं गोरखपुर, सोचिए, तो वहां के एसएसपी डॉक्टर कौस्तुम ने फिर संबंधित थाना क्षेत्र के एसओ को और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर किया, एक दरोगा को सस्पेंड किया और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए। तो लगातार घटनाएं हो रही, लगातार घटनाएं हो रही हैं। और समाजवादी पार्टी इधर ब्राह्मणों को अपने फेवर में लाने के लिए लगातार ये कह रही है। दैनिक भास्कर, आपको अब जरा देखिए भारत समाचार क्या खबर चला रहा है, मैं आपको बताता हूं। भारत समाचार ने खबर लिखी है, ब्रेकिंग न्यूज, वाराणसी, बूढ़ा बूढ़ी ब्राह्मण बहुत परेशान है भैया। बूढ़ा बूढ़ी ब्राह्मण बहुत परेशान है भैया। बीमार शिक्षक की पत्नी का दर्द भरा बयान, बीजेपी नेता पर 50 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप। मैं बहुत बीमार हूं, चल फिर नहीं पाता हूं, ऊंचा भी सुनाई देता है। मुझे कहा गया आयुष्मान कार्ड बनवा देते हैं। उसका साइन कराने रजिस्ट्री दफ्तर ले गए, कहे कि यही अंतिम साइन होना, उसके बाद 5 लाख के इलाज का कार्ड बनेगा। कुछ हफ्ते बाद पता चला कि मेरा घर लिखवा लिए। हम बूढ़ा बूढ़ी ब्राह्मण बहुत परेशान है भैया। यह दर्द भरा बयान
वाराणसी के मोहन सराय निवासी प्रमिला मिश्रा का, जिनके सेवानिवृत्त शिक्षक और किडनी की बीमारी से जूझ रहे पति ओम प्रकाश मिश्रा की करीब 50 करोड़ मूल्य की पुश्तैनी जमीन बीजेपी उपाध्यक्ष सुरेश सिंह ने धोखे से हड़प ली है जी। अब 7 अप्रैल की घटना, एफआईआर जाके जुलाई में होती है कोर्ट के आदेश के बाद। अब जरा देखिए कि इसमें क्या होता है। इसमें यह भी आरोप लगा कि पीड़ित के भतीजा जो था उनके पटीदार का, उसने फ्रॉडगिरी करके उनके पेंशन खाते का मोबाइल नंबर भी बदलवा दिया था। और ओम प्रकाश मिश्रा, उनकी पत्नी ने बोला कि भाई हमने पहले थाने, पुलिस कमिश्नर, स्पीड पोस्ट तक शिकायत भेजी, कार्रवाई नहीं होने पर सीजीएम का कोर्ट को दरवाजा था, तब जाके एफआईआर दर्ज हुई है। और जी। सुरेश सिंह का बयान आ रहा है कि भैया ये मामला चाचा भतीजे के आपसी विवाद का, भतीजे ने चाचा के साथ फ्रॉड किया, ये भतीजे चाचा का मामला है, मैंने तो लीगल तरीके से भतीजे से खरीदी है जी। अब लोग ये बोल रहे हैं कि एक दिन के अंदर ही जमीन उसके नाम ट्रांसफर हुई, उसी दिन हो गया, उसने बेच भी दी। तो ये बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और इस मामले में अगर निष्पक्षता से जांच नहीं हुई जी और दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो फिर योगी जी को दावा नहीं करना चाहिए। किस चीज का? ये जो दावा करते रहते कि समाजवादी पार्टी के लोग भूमाफिया हैं और उन्होंने 64,000 एकड़ जमीन खाली कराई, इस मामले में तो देखते हैं पुलिस कब तक का जांच करती है। पुलिस कब तक जांच करती है? जांच होगी। अरे क्यों नहीं, अब तो सीजीएम का आदेश है भाई साहब, कोर्ट के आदेश का फल क्या, यानी कोर्ट के आदेश के बाद, और अभी मीडिया में सब जगह चल रहा है, अब इतना आसान नहीं रह गया है, आप समझिए ना। तो उत्तर प्रदेश में हर छोटी बड़ी घटना के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? सवाल तो यही होता है ना कि अब उत्तर प्रदेश में हर छोटी बड़ी घटना के लिए या एफआईआर दर्ज कराने के लिए हर व्यक्ति को कोर्ट ही जाना पड़ेगा क्या? अब इन चीजों का जवाब योगी आदित्यनाथ को देना चाहिए, हमारे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन एक चीज है कि ये जो लगातार है, ये जो लगातार हो रही है, खबरें आ रही हैं जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की, आप सोचिए ना, प्रथम दृष्टिया ठीक है भतीजे का क्रोल है, लेकिन उसी रजिस्ट्री ऑफिस में भतीजा जो है फर्जरी करके जमीन अपने नाम करा लेता है चाचा से, और इसमें रजिस्ट्री विभाग के अधिकारी पे भी सीजीएम ने आदेश दिया एफआईआर करने का। अरे भतीजा अपने मन से करा लेगा सर, बिना किसी बड़े नेता या रसूख वाले नेता के बिना। अब ये तो अब जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाई 50 करोड़ की जमीन सुरेश लाख, विपक्ष क्या आरोप लगाएगा सर? ये तो सीधे सीधे बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है तो बिना उसके सह पर पुलिस से जो कि मुकदमा दर्ज कर लेगी, और कोर्ट में निबंधन अधिकारी हो चाहे कोई अधिकारी हो, इस भतीजे की हैसियत है कि 50 करोड़ की जमीन है जो कि अपने आप वो हड़प लेगा बिना जिला अध्यक्ष के इजाजत के या उसके सह के। ये तो साफ साफ दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या सच है क्या झूठ, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल कोर्ट के उसमें हो रहा है, और ये प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की घटना है, इसमें अगर न्याय नहीं मिला, याद करिए जो गोरखपुर वाला, मेरी बात सुनिए, गोरखपुर, हाँ, ये ब्राह्मण का मैटर है तो कोर्ट में जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि ऐसा है कि बहुत सी जगहों पे अगर मीडिया की आप उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ें तो आम आदमी को एफआईआर, भूमाफियों के खिलाफ एफआईआर करना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये तो आप मानिए कि कोर्ट है, आप क्या सोच रहे हैं, ब्राह्मण उस एंगल से मत देखिए फिलहाल। लेकिन ये जो मामले हैं
लोगों की जमीन पे किस तरह से बेतहाशा कब्जा किया जा रहा है। कूटनीतिक, अभी बलिया की भी खबर थी कि जो लोग जिंदा हैं उनकी जमीन को भी कंप्यूटर रिकॉर्ड में फ्रॉडगिरी करके बकायदे खबर छपी थी, मैं दिखा रहा हूं आपको। तो एक गिरोह होता है भाई जो पता कर लेता है। अब इस केस में सोचिए कि जिसका इकलौता बेटा हो, जिसका एक बेटा, वो अपनी जमीन कैसे दे देगा अपने भतीजे के नाम भाई? अब तो इसमें जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्या होता क्या नहीं होता। वैसे सुरेश सिंह जो है वो तो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो भतीजे से लीगल तरीके से जमीन खरीदी है, अगर भतीजे ने चाचा से फ्रॉड किया तो मेरा क्या दोष है। सही बात। और यही सब मुद्दे हैं। देखिए, एक आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में असली मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, असली मुद्दे पे डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। और मीडिया इन चीजों से बच रहा है। तो ये खबरें तो मीडिया में आ गई है, अमर उजाला अखबार ने भी खबर छापी है, भारत समाचार भी इसको कैरी कर फॉलो कर रहा है, भास्कर भी कर रहा है, हम लोग भी सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब तो इस मामले में इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मामला हाईलाइट हो गया है। जैसे गोरखपुर में जब उस बेटी ने मीडिया से बयान दे दिया, उसका बयान चला कि मुझे बाल घसीटा गया, मुझे बेइज्जत किया गया, मुझे पुलिस के सामने मारा गया। ये वीडियो वायरल हुए और मारपीट के भी वीडियो वायरल हो गए। तब ना एसएसपी साहब ने उस एरिया के थानेदार का ट्रांसफर किया, उसके चौकी इंचार्ज का ट्रांसफर किया और बीट दरोगा को सस्पेंड किया और 2-3-4 सिपाहियों को सस्पेंड किया। तो फिलहाल जब ये अब जो है, लेकिन फिर वही दावे कि मुख्यमंत्री जी दावे क्या करते और होता क्या हकीकत में, तो ये देखने वाली बात है। अभी तो एक और बड़ी खबर है, क्या कहूं, मैं उस पर अलग चर्चा करूंगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है सर। इतनी रात को इस चर्चा में आप शामिल हुए। कल किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।